अच्छा, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जबरदस्त भड़ास निकाली। ट्रंप ने कहा कि उनके पास किसी भी देश को बर्बाद करने का अधिकार है। सोचिए जरा, लेकिन वो $1 की फीस तक नहीं वसूल कर सकते। बयान जरा चला दे। But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I can do anything I want, but I can't charge $1. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little two-cent fee. अब ये इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ, यूएस का प्रेसिडेंट सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन ही इज ऑल्सो अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन से तो बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं, सवाल सभी के मन में यही है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने ट्रंप का फ्यूचर प्लान बताया है, वो भी आप सुने। क्या है फ्यूचर प्लान? President Trump will always put our national security and Americans first. And as I have said before, the president has multiple tools in his toolbox. We will be leveraging Section 232 and Section 301 tariff authorities that have been validated through thousands of legal challenges. Treasury's estimates show that the use of Section 122 authority combined with potentially enhanced Section 232 and Section 301 tariffs will result in virtually unchanged tariff revenue. जो ये बात कर रहे थे वही शुरुआत में हर्षवर्धन जी हम भी चर्चा कर रहे थे। यही बात आपने बताई कि उनके पास ऑप्शन क्या है, वो उन्हीं ऑप्शंस को जो है लगातार कुरेदने की कोशिश करें। लेकिन इससे जुड़ी हुई अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर आते हैं। थोड़ा सा इसमें 2-3 लाइन और बोल लूं। देखिए, विद इन अमेरिका मुश्किल क्या हुई। ट्रंप जब सरकार में आए, खजाना खाली था। सरकार का जो सरकारी तंत्र होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको देने के लिए पैसे नहीं थे। शटडाउन हो गया, लॉन्गेस्ट शटडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हुआ। वहां कंपनियां कोई तैयार हो जाएंगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एप्पल जब शुरू में बनाती थी तो उसने अमेरिका ने में ही बनाना शुरू किया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि अमेरिकी ना तो स्किल्ड हैं और ना अमेरिकी लेबोरियस हैं और चीप तो है नहीं, क्योंकि वो सबसे हैवी पॉकेट वाले हैं। तो नुकसान क्या हो रहा था, सरकार के खजाने में तो $250 बिलियन आ गए। नुकसान किसको हुआ? जो रोज खरीदने जा रहा है तो कह रहा भैया हमारी गैस भी आपने महंगी कर दी, हमारा ब्रेड भी आपने महंगा कर दिया, हमारा मक्खन भी आपने महंगा कर दिया, हमारा फल आपने महंगा कर दिया, तो सब कुछ महंगा हो गया। हमारी घड़ी और मोबाइल भी आपने महंगी कर दी। तो ये बहुत भयानक द्वंद्व चल रहा है अमेरिकी सोसाइटी के भीतर। एक वर्ग है जिसको लगता है कि हम इतना खजाने में आ जाएगा तो हम अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये इसलिए समझना जरूरी, कई लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इंडो यूएस ट्रेड डील के नहीं सर, मेरे पास अभी वो डेटा नहीं है, लेकिन आज सुबह जब रिसर्च करी थी इसी मुद्दे पर तो ये समझ में आया कि वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें भी एक सर्वे हुआ और आज की तारीख में 75 to 79% ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड ट्रंप। वो ट्रंप के साथ टैरिफ के मसले पर नहीं साथ खड़ी हो रही है और यही ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन विपक्ष अब देखिए क्या कर रहा है। जरा पवन खेड़ा का एक मैं बयान आपको सुना देती हूँ। पूरी दुनिया को राहत मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका मिला है, लेकिन राहुल गांधी एंड टीम अभी भी मोदी सरकार को घेर रही है, उन पर हमलावर है। आप सुने एक बयान, ये देखिए राहुल गांधी का एक। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी, यह बात तो भारत को मालूम थी। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक 2 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सरेंडर कर दिया और उनकी हर शर्त मान ली? उसका नतीजा ये निकला कि हमने अमेरिका की बातों में आकर, उनके दबाव में आकर रूस से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उनकी धमकी में आकर हमने टैरिफ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि जहां हम 3% टैरिफ देते थे वहां अब हम 18% टैरिफ देने लगे और अमेरिका को हमने 0% पे ला दिया। अमेरिका यहां कुछ भी सामान भेजेगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब कल जो हुआ उसके बाद अब सब उछल कूद कर रहे हैं कि साहब 10% टैरिफ है। 10% नहीं है, बात है कि 3% था। अगर 18 दिन हम और रुक जाते तो हमें ये नुकसान नहीं होता। ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। किस चीज से डरे हुए हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं? क्या वो नरवणे
वही स्क्रिप्ट है जो राहुल गांधी लिखते हैं, वो पवन खेड़ा बोलते हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडिया विल सरेंडर अगेन, या इंडिया मतलब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समीर जी कह रहे हैं कि ही विल सरेंडर अगेन। वो नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। वो 3% वाली बात कह रहे हैं कि अगर 18 दिन इंतजार कर लेते तो हम 10% पे नहीं 3% पे हम नेगोशिएट करते। देखिए, कांग्रेस से तो यही उम्मीद की जाएगी कि वो जब भी करेगी, अगर एआई समिट होती तो उसमें जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन वो करते हैं, जिस तरीके से टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है अमेरिका में, उसको लेकर उनका जो बयान आएगा। मुझे एक 2-3 बातों में सबसे पहले तो अमेरिका की एक जो टैरिफ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेकिन किसी भी लोकतंत्र में, फिर वो भारत हो या अमेरिका हो, उसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं होता है, कार्यपालिका सर्वोच्च होती है, कानून बनने का अधिकार उसको होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जरूर दिया है कि जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है, यह लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, यह प्रतिनिधि सभा कांग्रेस को या सीनेट को है, यह ट्रम्प नहीं लगा सकते। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसे कई विकल्प मौजूद है ट्रम्प के पास, जिसका वो इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट को पीछे कर सकते हैं। और उन्होंने जिस बात का जिक्र किया था कि मेरे पास बहुत विकल्प है, अब उस विकल्प में या तो वो प्रतिनिधि सभा में लेकर आएंगे जहां उनका बहुमत है 243, अगर देखें तो उसमें उनको बहुमत है, या वो सीनेट के 100 मेंबर्स है उसमें 53 रिपब्लिकन है, तो क्या वो वहां जाकर अपना प्रस्ताव पास कर लाएंगे? इसकी संभावना कम है, क्योंकि उनको बहुत समर्थन वहां से मिल नहीं रहा है। इसके अलावा कई ऐसे अनुच्छेद है अमेरिकन के संविधान में जो इमरजेंसी में ट्रम्प को अधिकार राष्ट्रपति को देते हैं कि वो लागू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प जिस तरीके व्यक्तित्व है, तो उनसे ये उम्मीद करना कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आपने गैर कानूनी लगाया है, आपको अधिकार नहीं है और निरस्त किया जाता है, तो ट्रम्प चुपचाप बैठ जाएंगे। ट्रम्प जैसा व्यक्ति जो कहता है कि मेरे डिक्शनरी में सबसे खूबसूरत शब्द टैरिफ है और मैं टैरिफ को बहुत पसंद करता हूं, तो वैसा व्यक्ति सिर्फ इस बात से शांत बैठने वाला नहीं है, वो कोई रास्ता निकालेगा। और उसको ये भी पता है कि अगर वो रास्ता नहीं निकालेंगे तो अरबों रुपया जो वापस करने की जब बात होगी जी, तो वो वापस नहीं करना है। और नहीं तो उसी के लिए तो उन्होंने तोड़ निकाला है कि वो 10% और जो वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 232 जो सेक्शन बात कर रहे हैं, 301 की बात कर रहे हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इंपोर्ट से? नहीं है। 232 आपको प्रूव करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करके प्रूव करना पड़ेगा कि थ्रेट है। वो ट्रम्प प्रूव ही नहीं कर पाएंगे सर, इसलिए तो वो अनफेयर प्रैक्टिस है जी, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो ये आसान इतना नहीं होगा। उसमें बड़ा क्लियर कट है, सेक्शन 232 में कॉमर्स डिपार्टमेंट की बाकायदा इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। सेक्शन 301 में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की इंक्वायरी होगी, तभी हो सकता है। लेकिन जो एक लाइन जरूर मैं बोल दूं, अपने क्या नाम उनका, खेड़ा जी थे, पवन खेड़ा जी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि रुक जाते तो हमें कुछ होता नहीं, वो 3% टैरिफ लगा रह जाता। अरे भैया, एडिशनल टैरिफ ये अभी लगाया, नंबर 1। दूसरा 3% की जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया भी वहीं पर थी। ये मतलब ये और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने जा रहा है, ये भारत को पता थोड़ी ना था कि हम पहले से वो 18 दिन का ब्रैकेट बनाकर चलते। सर एक ब्रेक के लिए मीनाक्षी, पूरी दुनिया मूर्ख थी क्या? हमें ब्रिटेन ने डील किया, यूरोपियन यूनियन के देशों ने इंडिविजुअली, जापान ने डील किया, सब बिके हुए थे, सब कंप्रोमाइज थे। मुझे लगता है क्या राहुल जी की स्क्रिप्ट में तो यही है।